वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंडियन आर्मी के लिए अमेरिका के सिक्सॉर कंपनी की 73,6716 राइफल को खरीदने जा रही है। सेकेंड बैच के तहत खरीदे जाने वाली ये राइफल्स इंडियन आर्मी के फ्रंटलाइन सोल्जर्स के लिए होंगी। सिक्सॉर की ये राइफल हालांकि इंडियन आर्मी के लिए कोई नई राइफल नहीं है। इससे पहले भी इंडियन आर्मी ने 2019 में ऐसी 72,400 राइफल के लिए सिक्सॉर कंपनी से सौदा किया था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। गलवान इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट की जो पावर दी गई थी, उसी के तहत इन राइफल को खरीदा जा रहा है। हालांकि पहले बैच की राइफल को प्रिक्योर करने के बाद सेकेंड बैच के तहत फिर से इन्हीं राइफल को खरीदने का फैसला इंटरनल लॉबी द्वारा विरोध होने के कारण इन राइफलों को होल्ड पे कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि जब डीआरडीओ इंडिया के अंदर मिसाइल, फाइटर जेट और टैंक जैसे इक्विपमेंट को बना सकती है, तो वह इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए एक सिंपल सी मैकेनिज्म वाली राइफल क्या नहीं डेवलप कर सकती। इंटरनल लॉबी द्वारा ये बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न उठाया गया था और ये आज के सिनेरियो में वैलिड भी है। इस बात को आगे डिस्कस करने से पहले कुछ बातें, जैसे कैपेबल टेक्नोलॉजी और मैन पावर होने के बावजूद इंडिजिनियसली गन को ना बना पाना तथा अचानक इन राइफल का ऑर्डर क्यों दिया गया, पर बात समझना जरूरी है। 1998 में डीआरडीओ द्वारा एक नई राइफल इंसास को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। इंसास राइफल 5.56 × 45 mm की राइफल थी। इससे पहले इंडियन आर्मी SLR सेल्फ लोडिंग राइफल का यूज करती थी, जो कि 7.62 × 51 mm वाली राइफल थी। इंडियन आर्मी द्वारा जब SLR राइफल को नई इंसास राइफल से रिप्लेस किया गया, तो बोला गया कि इंसास का राउंड हल्का है, किसी पर्सन के ऊपर फायर करने पे ये राउंड किसी को मारने के बजाय घायल कर देगी, जिससे उस घायल आदमी को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण सामने वाले की मैन पावर ज्यादा खर्च होगी। जबकि 7.62 × 51 mm के राउंड से केवल एक ही आदमी खत्म होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके इंडियन आर्मी ने अपने सर्विस में इंसास को इंडेक्ट करवा लिया। हालांकि बाद में इंसास की क्वालिटी और जैमिंग प्रॉब्लम को लेके कई बार क्वेश्चन भी उठाए गए, और यही कारण था कि काउंटर टेररिज्म में लगे सोल्जर्स इंसास की जगह AK-47 राइफल को ज्यादा यूज करते थे। उनका कहना था कि जरूरत के समय इंसास अक्सर धोखा दे जाती थी, जिससे उनके जान को खतरा रहता था। करीब 25 सालों तक इंडियन आर्मी में रहने के बाद अब इन राइफल को रिप्लेस किया जाना तय हुआ है। इंडियन आर्मी द्वारा 2 कंपनीज की राइफल को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें पहली थी अमेरिका की सिक्सॉर और दूसरी थी रशिया की AK-203 राइफल। इंडियन आर्मी द्वारा फ्रंटलाइन सोल्जर्स और काउंटर टेररिज्म में लगे सोल्जर्स के लिए 6716 राइफल दी जाने तय हुई तथा बाकी सोल्जर्स के लिए AK-203 का इंडिया में ही प्रोडक्शन किया जाने का निर्णय लिया गया, जो कि अमेठी के कोरबा नाम की जगह पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं था कि इंडिया के पास राइफल बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, और यही कारण है कि जब इंडियन आर्मी द्वारा इंसास को रिप्लेस करने का निर्णय लिया गया था, तब कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनीज ने भी अपनी अपनी असॉल्ट राइफल को बना के इनका परीक्षण इंडियन आर्मी द्वारा करवाया भी गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी राइफल इंसास के ऊपर ही बेस्ड थी, बस थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से राइफल फैक्ट्री ईसापुर की 7.62 × 51 mm की राइफल, डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई उग्रम राइफल और SSS डिफेंस द्वारा बनाई गई P-72 असॉल्ट राइफल थी। लेकिन इंडियन आर्मी द्वारा जो बैड एक्सपीरियंस इंसास से लिया गया है, उसके कारण इंडियन आर्मी ने इन सभी गन्स को लेके इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। लेकिन इसमें काफी गलती इन राइफल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी है, जिन्होंने कभी भी राइफल इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया। और यही कारण है कि इंसास जब से इंडियन आर्म फोर्सेस में आई है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करके नए राइफल नहीं बनाई गई। और यही कारण है इन 25 सालों से इंडियन आर्म फोर्सेस ने इन राइफल को केवल अपने ऊपर ढोया है, और इसीलिए इंडियन आर्मी ने इंडिजिनियसली गन के बजाय फॉरेन गन को प्रेफरेंस दी है। अब बात करते हैं कि इंडियन आर्मी द्वारा अचानक सेकेंड बैच के तहत 6716 का ऑर्डर फिर से क्यों दिया गया, और इसका जो आंसर है वो जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। आपको याद होगा
कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा एमआरएफ टेंडर जो निकाला गया था उसमें कई देशों द्वारा अपने बेस्ट फाइटर जेट को रखा गया था, जिसमें अमेरिका का F-21 जो कि F-16 का एडवांस वर्जन है के साथ साथ F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट को भी उतारा गया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स द्वारा कई रीजन से इन सभी फाइटर जेट को मना ही किया जा चुका है। तो वहीं इंडियन नेवी ने भी नेवल प्लेटफॉर्म के लिए 26 राफेल M को F-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर सिलेक्ट किया है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि सभी हथियार एक ही देश से न खरीदकर अपने कुछ प्रमुख देशों से अलग अलग तरीके से खरीदा जाए। इससे एक तो आप कई देशों की टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ ये एक अच्छा प्लान है कई देशों के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने का। और इंडिया भी इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। वह देख रहा है कि यूएस के जहां मोस्टली फाइटर जेट को उसकी आर्म फोर्सेस द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका है, तो इससे इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में कोई दरार ना आने पाए, इसलिए इंडिया द्वारा अमेरिका की इस राइफल को खरीद के एक तरह से अमेरिका को खुश करने का प्लान है। मेरे द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट हो सकता है आप में से कुछ लोग सहमत ना हो, और आपकी जो भी अलग राय हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इंडियन नेवी ने 29 अगस्त 2024 को सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिघट को कमीशन करके अपने न्यूक्लियर ट्राइड को और मजबूत कर लिया है। INS अरिघट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इंडियन नेवी में ऑफिशियली इंडेक्ट करवाया गया है। INS अरिघट का इंडक्शन भी इसकी पिछली सबमरीन की तरह बहुत ही शांत तरीके से करवाया गया है। ये पूरा इवेंट काफी लो प्रोफाइल रहा, क्योंकि जिस प्रकार से इस सबमरीन का नेचर है उसको लेके इंडियन नेवी इसके बारे में ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने देना चाहती। INS अरिघट अपने पिछले सबमरीन INS अरिहंत का अपग्रेड वर्जन है। इंडियन नेवी ने 2016 में पहली न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत को लॉन्च किया था। INS अरिघट के जुड़ जाने से इंडिया के नेवल कैपेबिलिटी में काफी इजाफा हो गया है, खास तौर पे न्यूक्लियर डिटरेंस के मामले में। किसी भी न्यूक्लियर ट्राइड में सबमरीन एक क्रूशियल पार्ट होता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर हमले करने की दशा में उसके लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब को तो ट्रेस कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन को ट्रैक कर पाना सबसे मुश्किल काम होता है, और इसीलिए सबमरीन इस न्यूक्लियर ट्राइड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कहलाता है। INS अरिघट की अगर स्पीड की बात की जाए तो ये 22 से 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सरफेस में ट्रेवल कर सकती है और सबमर्ज की दशा में 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। INS अरिघट INS अरिहंत की तरह 6000 टन की सबमरीन है तथा ये 4 लॉन्च ट्यूब से इक्विप है, जो कि 4 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है, या फिर इसमें 12 K15 SLBM जिनकी रेंज 750 किलोमीटर होती है से लैस किया जा सकता है। INS अरिघट की इस तरह की मिसाइल को कैरी करने की क्षमता के कारण INS अरिघट की डिप्लॉयमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी की जा सकती है, जो कि ये सुनिश्चित करती है कि इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमेशा और हर मिशन के लिए तैयार रहे। कुछ इंटरनल रिपोर्ट की माने तो जहां इंडियन नेवी INS अरिघट को क्वाइटली इंडेक्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी के एक और न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन के प्रपोजल को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब इंडियन नेवी टोटल 5 ऐसी सबमरीन को निकट भविष्य में ऑपरेट करेगी। तो वहीं इंडियन नेवी ने भविष्य के चैलेंजेस को देखते हुए S5 क्लास की सबमरीन पर भी काम शुरू कर दिया है, जो कि INS अरिहंत से काफी बड़ी करीब 13,000 टन की सबमरीन होगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।